नमस्ते एंड वेलकम टू वेरी इंटेलेक्चुअल एपिसोड ऑफ द रुद्राक्ष। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदा और हेल्थ के बारे में, और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं मिस्टर आशीष हलवाई, जो कि के हलवाई हेल्थ केयर के फाउंडर हैं और जो 21 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और आपका वेलकम है। थैंक तो यू। अब हम हमारे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कि वन ग्राम न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, आपका काम करने का इंस्पिरेशन क्या है? सबसे पहले शुरुआत। ओके, इसका आंसर मैं अपनी पास्ट की जर्नी से थोड़ा देना चाहूँगा। जैसे हम लोग ने बचपन में भी देखा है कि कुछ भी छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं, तो हमारी दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे तुरंत बहुत असरदार काम भी करते हैं और क्विक एक्शन आता है। और वो सब रेमेडीज़ कहाँ से आती थी? किसी भी मेडिकल स्टोर या औषधीय बाहर से नहीं आती, वो सब आपके किचन में अवेलेबल थी। जैसे हल्दी वाला दूध हो गया, त्रिफला हो गया, या तुलसी का काढ़ा हो गया, या तुलसी, अदरक और मध का काढ़ा हो गया। ये सारी रेमेडीज़ आयुर्वेद में पहले हज़ारों सालों से लिखी गई हैं, बराबर? लेकिन हम लोग उसको धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। तो हुआ ऐसा कि जब मैं 5 साल एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने काम किया है, और काफ़ी सारे डॉक्टर से मिला, तो देखा मैंने कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, कि ऐसे सारे छोटे-मोटे डिसीज़ हैं, जिसकी मेडिसिन लोग करते हैं लंबे समय तक, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। और उसी का हर्बल और नेचुरल सॉल्यूशन हमारे किचन में, हमारे आयुर्वेद में सालों से लिखा गया है। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना हम लोग ये आयुर्वेदिक रेमेडीज़ और मॉडर्न साइंस को मर्ज करके एक ऐसी फॉर्म डेवलप करें कि जिसमें ये सारी रेमेडीज़ उनको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिली, और आयुर्वेदिक हर्ब्स और मॉडर्न साइंस को कंबाइन करके हम लोग ने ये अपना वन ग्राम न्यूट्रिशन की जर्नी चालू की। 2006 से हम लोग ने स्टार्ट किया, अभी तक कंटिन्यू है। वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट किया। आज हमारे पास 16 से 18 प्रोडक्ट्स हैं कि जो इजीली रेमेडीज ऐसे अवेलेबल हैं कि जो आयुर्वेदिक के बेस के ऊपर हैं और सबको अच्छे से रिजल्ट दे रही हैं। तो अगर आयुर्वेद की बात करें तो आज की फास्ट लाइफ में उसका कोई मतलब क्या इम्पोर्टेंस है? आज के लोगों को जो फास्ट लाइफ उसमें आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस। जी, आपकी जो फास्ट लाइफ है, जो जिसमें आपका तो कोई डाइट का कोई पैटर्न नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। उसकी वजह से जो आउटकम्स मिल रहे हैं, उसकी लिस्ट देखने जाओ तो बहुत लंबी है। लाइक वेरी फर्स्ट आप देख लीजिए स्ट्रेस। आप आज के नवयुवाओं में स्ट्रेस का लेवल इतना हाई है जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं, ठीक है? डाइजेशन इतना पुअर है, इम्यूनिटी एकदम डाउन है। ये सब क्यों हो रहा है? फास्ट लाइफ की वजह से ही हो रहा है। तो इसके सारे सिद्धांत, आयुर्वेद के सिद्धांत, आयुर्वेद के प्रिंसिपल हम लोग इसको अप्लाई करके ये आउटकम्स को कम कर सकते हैं। तो डाइट की बात करें, ओवरऑल डाइट का रोल क्या है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्दी लाइफ में? हमें हेल्दी रहने के लिए डाइट का सबसे बड़ा रोल है, वो हमें पता है, पर क्या रोल है एग्जैक्टली? ओके, जैसे अभी हम लोग गुजरात के बेस करते हैं। आपने गुजराती एक कहावत भी सुनी होगी भाई, कि जेऊ अन्न तेऊ मन, जेऊ मन तेऊ तन। तो मतलब आपका मन, आपका तन जो भी है, वो आउटकम किसका है? आपके अन्न का। आपने क्या खाया है, या आप कौन सी पैटर्न का खा रहे हैं, क्या न्यूट्रिशियस चीज़ें खा रहे हैं, उसके ऊपर ही आपकी पूरा बॉडी, आपका विचार सब डिपेंड है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर भार रखा गया है, आपकी दिनचर्या के ऊपर और आपकी ऋतुचर्या के ऊपर। तो वेरी फर्स्ट जब आप सुबह उठते हैं, तब ऐसा हेल्दी फूड खाइए कि जो आपको बॉडी को चालू करने, स्टार्ट करने के लिए अच्छा प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है? और एक आप चीज़ मार्क कीजिएगा, जैसे हमारी घड़ी है, ये क्या बताती है? 24 आवर का टाइम बताती है। वैसे ही एक इनविजिबल क्लॉक आपकी बॉडी में है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। वो किसके ऊपर चलती है? वो सन के ऊपर पूरी चलती है। जैसे सन राइज होता है, वैसे आपकी बॉडी के अंदर का पाचन शक्ति इंक्रीज होती है। जैसे जैसे वो पिकअप लेवल पे होगी, लाइक 12 से 2 के बीच में पिकअप लेवल पे होगी, तब आपका डाइजेशन एकदम जबरदस्त होगा। तब आप कुछ भी खाइए, अच्छे से वो पचन हो जाएगा। फिर जैसे जैसे सन डाउन होगा, वैसे आपकी डाइजेशन सिस्टम पुअर होगा। तो आपको शाम को, सुबह हैवी ब्रेकफास्ट लीजिए, दिन का जो डिनर है आप अच्छे से लीजिए, रोटी सब्जी दाल जो अपनी डाइट में पूरी थाली भर के लीजिए, और कलरफुल लीजिए। कलरफुल मीन्स क्या है? एक अलग अलग सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सलाद हो गया,
पीले कलर की अपनी दाल हो गई, उसमें मूंग अलग अलग की दाल लीजिए। रोटी हो गया, रोटी में भी आपके पास ऑप्शन है, ज्वार है, बाजरा है, मकाई है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ऐड कीजिए। राइस हो गया, वाइट हो गया, वो सारे कलरिंग आपकी थाली रहेगी, तो आपको न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा मिलेगा। शाम को जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे आप डाइट हल्का कीजिए, लाइक स्प्राउट लीजिए, यस लाइट खाइए। और जैसे हो गया कि अपना खिचड़ी लीजिए, ये इजीली पच जाएगा। तो वैसे सारी चीज़ें, वैसे आपको अपना पूरा दिन स्टार्ट कीजिए और ख़त्म कीजिए, तो आपका लाइफ एकदम बेहतरीन रहेगा और सारी चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और आजकल के जो लोगों की लाइफस्टाइल है वो कभी मतलब सेम नहीं रहती, हर रोज उनका खाने का टाइम अलग हो जाता है और मतलब कोई बैलेंस नहीं है। तो आज आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आज के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है? जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही है, एक तो है स्ट्रेस और एक तो न्यूट्रिशन ना मिलना। ठीक है, स्ट्रेस क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि आपकी बायोलॉजी क्लॉक और ये डिजिटल क्लॉक मिल ही नहीं रही। आप कभी सुबह 8 बजे खाते हो, कभी 12 बजे खा रहे हो, रात का खाना 9 बजे हो रहा है, कभी कभी 10 बजे हो रहा है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये नहीं होना चाहिए। रूटीन होना चाहिए कि भाई सुबह में 8 बजे उठा, आपको एक सोने का पैटर्न और उठने का पैटर्न आप सेम रखिए। भाई सुबह 7 बजे उठना है, सुबह 7 बजे उठता है, रात को 10 बजे सोना है, रात को 10 बजे आराम से सो जाइए। ठीक है, तो वो एक काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक बहुत जो मैंने अभी यंगस्टर में खास देखा है कि माइंडलेस खाना। आप जो खा रहे हो आपका ध्यान उसके ऊपर है ही नहीं, लाइक मोबाइल देख के खा रहे हो, ठीक है, टीवी देख के खा रहे हो या कुछ अलग ही एक्टिविटी करके आप खाना खा रहे हो। ठीक है, तो खाने की जो वैल्यू है, खाने की जो न्यूट्रिशन है, क्या खा रहे हो, वो ब्रेन को कुछ वैसे कनेक्शन हो, हाँ, अफेक्ट ही नहीं कर रहा कि हर एक चीज़ को पचाने के लिए एक ब्रेन एक स्पेसिफिक एंजाइम छोड़ता है, वो एंजाइम इसको पचाएगा। ठीक है, होता ये है। लेकिन हम लोग हमारा ध्यान कहीं पे और है, हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स कुछ अलग रिलीज हो रहे हैं और हम लोग खाना अलग का खा रहे हैं, तो वो मिसमैच हो रहा है। तो डाइजेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा वो, जो आप खा रहे हो वो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो एक माइंडफुल खाना होना चाहिए और एक टाइम टू टाइम खाना होना चाहिए। क्या सुबह भाई 12 बजे आप डिनर ले रहे हो तो 12 बजे डिनर ले रहे हो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो चलेगा, लेकिन वो पैटर्न में खा लीजिए। रात को 8 बजे खाते हो तो 8 बजे ही खाइए। तो बॉडी वो सीक्वेंस में चलती रहेगी, उसको भी पता है कि ये टाइम पे फूड मिलेगा, ये टाइम पे लंच आएगा, ये टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो ऐसे सारे एक पैटर्न बना के चलें तो एक बहुत अच्छा रहेगा। जो ये न्यूअर यंगस्टर्स में अभी आपकी जनरेशन में ये प्रॉब्लम हो रही है। एक सबसे बड़ा चीज़ अभी मैंने लास्ट वीक में मेरा पूना जाना हुआ, तो मैंने वहाँ पे देखा जस्ट कॉलेज के बाजू में ही एक बड़ा सा मॉल था। ठीक है, मैं वहाँ के बच्चों का पैटर्न देखा सर कि सारे बच्चे जंक फूड्स के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका कोई हेल्दी खाना ही नहीं, सब जंक फूड का और पैकेट फूड्स, सिर्फ टेस्ट चाहिए, फिर सिर्फ उनका पेट भर रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है। क्या खा रहे हो आप? हाई शुगर, हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई सॉल्ट वाला चीज़ खा रहे हो। वो सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में दिक्कत करने वाली है। और न्यूट्रिशन के नाम पे क्या है? जीरो। आप मान के चलिए सर, मैं आपको माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी पर डे की सॉल्ट की मात्रा जो चाहिए WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से एडल्ट्स में 4 से 5 ग्राम और टीन एज में आपके उम्र के बच्चों में 3 से 4 ग्राम। ठीक है, 3 से 4 ग्राम, सिर्फ इतनी ही पर डे की हमारी रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की। इससे ज़्यादा लेते हो तो वो हानिकारक है। और ऑलरेडी हमारे इंडियन कुजिन के हिसाब से हम लोग 7 से 8 ग्राम पर डे ले रहे हैं। अगर मैं जंक फूड नहीं खा रहा हूँ, पैकेट फूड नहीं खा रहा हूँ, तो भी हमारे डाइट में, हमारे डेली रूटीन में 7 से 8 ग्राम सॉल्ट जा ही रहा है। ठीक है, एडिशनली है। और मैं एक पैकेट्स खा रहा हूँ और ये सब खा रहा हूँ, चिप्स वगैरह बाहर से, जंक फूड्स खा रहा हूँ, तो उसमें एक्सेस सॉल्ट मुझे जा रहा है। वो कहाँ पे जाएगा? और मार्केट जब भी आप पैकेट फूड वगैरह खाएंगे तो उसके पीछे आप देखिएगा तो उस पर लिखा होगा सॉल्ट की मात्रा 1 से 2 ग्राम। वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी में जा रहा है। वो कहाँ करेगा? आपकी बॉडी को हम डैमेज ही करेगा। इसीलिए ये मैंने देखा कि भाई ये तो डे टू डे इनके खाने में है। तो वेरी फर्स्ट आप ये पैकेट फूड, जंक फूड्स, इनको थोड़ा अवॉइड करिए, तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अगर हम हेल्थी लाइफस्टाइल की बात करें
तो एक एनर्जेटिक और हेल्दी लाइफस्टाइल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसा फूड, कैसी हमें लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? ओके। एक तो जैसे हम लोग ने अभी पॉडकास्ट में लास्ट में थोड़ा डिस्कस किया कि एक तो खाने-पीने का टाइमिंग जो है, ठीक? वो एक रेगुलर कर देना पड़ेगा कि जिससे क्या कि बॉडी को भी पता चले कि भाई ये टाइम सब हो रहा है, वो उसी हिसाब से एंजाइम रिलीज़ करे। और वेरी फर्स्ट जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, है ना? तो हल्का-सा स्ट्रेचिंग होना चाहिए, एक बॉडी का। एक थोड़ा योगासन अच्छे से कोई कीजिए थोड़ा-थोड़ा, कि जिससे मसल्स की मूवमेंट अच्छे से हो, शुरुआत अच्छी हो, ठीक है? और स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाए और एक थोड़ा वॉकअप, बराबर? यंगस्टर्स में थोड़ा इतना भी कर लेंगे इनफ है। या तो जो 30-45 के क्लास के पर्सन्स हैं, बराबर? वो थोड़ा वॉकिंग, जॉगिंग या थोड़ी एक्सरसाइज ऐसी कर दें, कि जिससे नॉर्मली आराम से थोड़ा सा पसीना हो। पसीना कितना होना चाहिए? जैसे कपाल पे थोड़ा सा पसीना आ गया, बगल में थोड़ा पसीना हो गया, बस उतनी भी एक्सरसाइज हो गई तो इनफ है, ठीक है? वो स्टार्ट कीजिए। फिर सुबह का हल्का सा कोई जैसे सीजनल फ्रूट्स हो गए, ब्रेकफास्ट में आप क्या लेंगे? सीजनल फ्रूट्स हो गए या कोई अच्छा प्रोटीन ड्रिंक कि जो आपको अच्छे से प्रोटीन मिले, फाइबर्स मिले और थोड़ा नट्स या सीड्स, ऐसा कुछ आप बना के लीजिए कि जो बॉडी का स्टार्टअप के लिए अच्छा एक आपको रूटीन मिल जाए। बराबर? लंच टाइम टू टाइम, डिनर टाइम टू टाइम लीजिए, लंच का टाइम अच्छे से कर रखिए और सीजनल जो भी है फ्रूट्स हो, नट्स हो, वो सारे इस्तेमाल कीजिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बॉडी के लिए नेसेसरी है, वो है स्लीप ऑर्डर। सोने का पैटर्न जो है आपका मिनिमम 7 to 8 आवर्स होना ही चाहिए, एनी हाउ। उसका एक रीज़न है कि जितना हम लोग पूरे दिन में वर्कआउट करते हैं, न्यूट्रिशन खाना खाते हैं या मेंटली जितना भी दौड़ते भागते हैं, सब कुछ है, ठीक है? वो रात को बॉडी अपने आप को हील पे डालती है, हीलिंग प्रोसेस पे अपने आप को खुद लेती है और सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम को जो बोलते हैं एक स्लोली अपडेट भी करती है और स्लोली हील भी करती है। तो ये स्लीप साउंड जो नींद है 7-7 घंटे की, वो कंपल्सरी होना चाहिए। तो ये थोड़े-थोड़े पैरामीटर्स हम लोग एडिशनली ऐड करते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में, तो कहीं न कहीं से बहुत अच्छे से इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। पर अभी अपने सोने की बात की, तो उससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है या मॉडर्न ईटिंग स्टाइल जो भी हम देखें, और उसके साथ जो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, उसको बैलेंस कैसे करें? क्योंकि आजकल लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं, पर वो लोगों को अपने लिए टाइम निकालना पसंद नहीं होता या फिर वो नहीं निकाल पाते। तो ये 7 to 8 आवर्स स्लीप या फिर ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इतना वर्कआउट करना चाहिए, ये वो लोग टाइम नहीं कर पाते। तो ये दोनों को बैलेंस कैसे करें? देखिए होता ऐसा है ना कि पैसा कितना भी कमा लो, सुख और दुख दोनों भोगने के लिए आपकी बॉडी ही अवेलेबल है। सुख भोगने के लिए भी और दुख भोगने के लिए भी। ये सही बात है, ठीक है? तो वही अगर सही नहीं रहेगा तो भाई मेरे फिर करोगे क्या? ना पैसे कमा के ना सुख भोग पाओगे। कोई ना करे खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ गई तो उसको भी सहन टॉलरेट नहीं कर पाओगे आप तो। तो आपको बॉडी का तो ऐसा पार्ट ही ऐसा है आप, तो इसको आपको सही रखना ही रखना पड़ेगा। अब मैं नहीं, ऐसा नहीं कहता है कि आप ट्रूली सब कुछ छोड़ के अपने उसी पे ध्यान दीजिए, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करके अपने बॉडी को अच्छा कर सकते हैं और अपना जो गोल है हेल्दी रहने का, वो तो अचीव कर सकते हो आराम से। जैसे दोपहर का खाना खाया, ठीक है, 20-25 मिनट थोड़ा सा रेस्ट लिया, 200 कदम चलना है, आराम से बंदा कोई भी चलेगा, वॉक कर लो 200 कदम, ठीक है। रात का डिनर लिया, 20-25 मिनट रेस्ट लिया, 500 कदम चलना है, आराम से आपका डाइजेशन भी अच्छा हो गया, ठीक है। और सोने और रात के डिनर के बीच के 2 घंटे का गैप रखना है। वॉकिंग करके आप 500 कदम आपने चल के आए, फिर आराम से सो, आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी, आपका शरीर थका भी रहेगा, हल्का पसीना भी हो जाएगा और आराम से आपको नींद भी आ जाएगी। कोई पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्के-हल्के इतना तो आप कर ही सकते हो यार। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप जिम जाइए, कि एक्स्ट्रा वर्कआउट कीजिए, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना अपनी बॉडी के लिए। तो ये खाली नॉर्मल चीज़ें का है, जैसे हमने अभी बात की कि सुबह उठ के हल्का सा स्ट्रेचिंग करो, ज़्यादा नहीं तो 2-5 सूर्य नमस्कार 2 ही करो, कुछ तो करो। इतना भी करोगे तो भी इनफ है आपकी बॉडी के लिए। धीरे-धीरे वो, लेकिन इसको हैबिट में डालो, सिर्फ करना है करना नहीं है, इसको हैबिचुअल लो, डेली रूटीन में इसको धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब आज लोग वेट लॉस के पीछे बहुत पड़े हैं,
तो वेट लॉस के लिए सिर्फ 2 या 3 टिप्स जो आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए या फिर लोगों को कहोगे ये 2-3 टिप्स अगर अपनी लाइफस्टाइल में आप डालो तो ये वेट लॉस के लिए। जी, जी, जी। ये भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि डे टू डे जैसे हम लोग सर्वे करते हैं ना, तो डे टू डे इंडिया में ओबेसिटी के केसेस डे टू डे इंक्रीज़ हो रहे हैं और वो बहुत हाई रिस्क लेवल वाले नंबर्स हैं। और नंबर्स देखते हैं तब दिमाग फिर जाता है कि ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और उसमें हमारे और आपके जैसी युवा पीढ़ी का ही रोल ज़्यादा है सबसे। तो इसके लिए मैं सिर्फ आयुर्वेदिक के सिद्धांतों के ऊपर जितना मैंने रिसर्च किया है उसके ऊपर बोल सकता हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ये ओबेसिटी के चक्कर में से आप बाहर निकल पाओगे और अच्छे से अपनी लाइफ कर पाओगे। वेरी फर्स्ट आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना मीन्स बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? ह्यूमन बीइंग का 37 से 38 डिग्री का रहता है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा था आपको फ्रिज का पानी पीना है। फ्रिज का पानी माइनस पे चला जाता है, फ्रिज का पानी नहीं लेना है। अब गर्मी में आप मटकर का पानी पीजिए नॉर्मल, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री पे 42 डिग्री जितना होता है इनफ है। लेकिन अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, आपको लगता है कि एक्सेस है मेरे शरीर में फैट या मुझे कुछ कम करना है, ठीक है, तो गुनगुना पानी पीजिए कि जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच करता हो, उतने लेवल का पूरे दिन पीजिए, ठीक है। अच्छा बताइए, आपने बचपन में कहीं सुना था कि खाना कितनी बार चबाना चाहिए? हाँ, मतलब मैं पहले छोटा था तो खाना डायरेक्ट खा लेता था। कई बार चबाता नहीं था और ऐसा करता, तो मम्मी मुझे बहुत डाँटती। तो तब उन्होंने कहा था कि तेरे को 30 टाइम तो खाना चबाना ही है। हमारे बचपन में हम लोग को सिखाया गया था हमारे बाल मंदिर में, मुझे आज भी याद है, ठीक है। क्या हमारी मैडम बोलती थी कि भाई आपके मुँह में कितने दाँत हैं? हम लोग बोलते हैं 32 दाँत हैं। तो 32 बार खाना चबाना है कि हर एक दाँत को खाना जाना चाहिए। तब इतना समझाया था, तब पता नहीं था, लेकिन बस यही था कि 32 बार चबाना है। तो जिनको ये ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनको लगता है मैं एक्सेस मैं ओबेसिटी की तरफ जा रहा हूँ, मुझे बचना है, रिवर्स होना है, तो खाना उनको 32 बार चबा के ही खाना है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों, ठीक है। आपके खाने में चबाने के बाद जितनी भी सलाइवा ऐड ऑन होगी, आपके मुंह की सलाइवा, उतना ही आपका खाना अच्छे से पचन होगा। और आप मार्क करिएगा भाई, आज ही आप अगर आप जैसे खाना खाओगे, स्टार्ट करोगे, 32 बार चबाओगे ना, तो खाना खाना नहीं रह जाएगा, वो मुंह में लिक्विड बन जाएगा, जूस बन जाएगा। अब क्योंकि दांत आपके मुंह में ही है, आपकी आंत के पास दांत नहीं है। अब अगर आप खाना निगल लेते हो तो दांत तो उसको चबाएगा कैसे? आपका पेट कैसे चबाएगा उसको? इसके वो काम दांत को ही करना पड़ेगा। दांत उसको चबाएगा, सलावे उसमें मिक्स करेगा। इसलिए आयुर्वेद में वाक्पट संहिता में कहा गया है कि आपके खाने को आपको चबा के पानी जैसा कर देना है। आपके खाने को पीना है, दैट मीन्स आपके खाने को चबा के पानी जितना करके फिर उसको एनगल्फ करना है और पानी को चबा के खाना है। पानी को जैसे आप पिएंगे ना, एक घूंट पिए, उसको पूरा घुमाइए मुंह में, आपके सलाइवे मिक्स करिए, फिर गटकिए, फिर एक घूंट लीजिए, पूरा सलाइवे मिक्स करिए खाने के जैसे, फिर गटकिए। नहीं कि ऐसे लेके सिर्फ डायरेक्ट सीधा ले लिया हम लोग ने, ये पैटर्न गलत है। तो ये एक चीज़ है, पहले गुनगुना पानी पिए पूरे दिन में, ठीक है, और खाने को चबा के खाइए कि जो पानी तक हो जाए। 32 बार अगर चबाएंगे तो पानी जैसा लिक्विड होगा, सलाइवा से भरपूर हो जाएगा और पेट में जाने के बाद आराम से मेटाबॉलाइज होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और पानी का पैटर्न जो मैंने अभी बताया, खाना खाने से जब आपको भूख लगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो 12 बजे का आपका टाइम है दोपहर का खाने का, ठीक है, तो आप 11:30 बजे तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले पानी पी लीजिए और फिर पानी मत पीजिए। 12 बजे खाना खाइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप 11:30 बजे पानी पीते हो, हल्का सा थोड़ा भर के पेट, 12 बजे आपको भूख लगनी ही लगनी। 12 बजे आप खाना खा लीजिए। वो टाइम है कि बॉडी को पता है कि 12 बजे मुझे फूड मिलेगा। आपका एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर में है, रूटीन है, ठीक है, उसको पता है कि इस बार इस टाइम खाना मिलेगा। वो पहले से डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना चालू कर देती है कि जो आप फूड लाओगे तो मैं पचाऊंगा कैसे। तो आपका पेट, आपका जठर, आपके आंत वो एंजाइम्स बनाना क्रिएट करते हैं, तब उसको वाटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए शुरुआत में आपने वाटर डाल लिया तो वो वाटर से वो एंजाइम्स बनने अच्छे से हो गए। फिर आपने खाना खाया, खाना गया, फिर वो उसी एंजाइम में वो
बराबर अच्छे से पचेगा सारा खाना। और खाना खाने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। पानी कब पीना है? 1.25 घंटे के बाद। वो क्यों? वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि खाना जब आप खाते हो तो वो नली में से होके, जठर में से होके आंतों के पास मूवमेंट करते करते उसको 1.25 घंटा जैसा लगता है, तब उसको वाटर की जरूरत नहीं। जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिलेगा, काम करना चालू करेगा, तब उसको वाटर की जरूरत है। तब आप 1.25 घंटे के बाद पानी पिए तो वो सीधा वो डाइजेशन में काम करेगा आपके। तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप अनुसरिए। तो ओबेसिटी वाले को मैं बोल रहा हूँ ना, तो कोई भी मेडिसिन या किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी फर्स्ट मैंने बोला गुनगुना पानी। सेकंड, आपको सलावा वाला खाना, जो भी खाना खा रहे हो उसको चबा चबा के खाइए। थर्ड थिंग क्या है? आप पानी का पैटर्न सुधारिए, खाना खाने से आधा घंटे पहले और खाना खाने के 1.25 घंटे के बाद। ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और किसी को पता ही नहीं है पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है। नॉर्मल चीज़ें ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आयुर्वेद में हजारों साल पहले ये सब लिख के गए हैं हमारे ऋषि मुनि, ये जो साइंटिस्ट ही थे वो लिख के गए हैं, बस उसी को हम लोग को फॉलो करना है, दैट्स इट। और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मैं खुद बता नहीं रहा हूँ, ये सारी लिखी गई हैं। हम लोग रिसर्च करते हैं तो हमको पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें खाली बंदा फॉलो करेगा, ओबेसिटी वाले में से काफ़ी सारे बच्चे आउटकम हो जाएंगे। और अभी हम खाने की बात कर रहे हैं तो और एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसे सुपर फूड जो हर एक इंसान की डेली लाइफस्टाइल में या खाने की लाइफस्टाइल में होना ही चाहिए, कोई ऐसे आयुर्वेदिक सुपर। यस, जैसे वाग्भट संहिता में कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं कि जो आपके मोस्ट ऑफ द किचन में अवेलेबल हैं, आपको जनरली कहीं पे जाना नहीं है। और कुदरत का ऐसा नियम है कि जो आपको रोग है या आपको जो डिसीज़ है या आपको बॉडी में जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए कुदरत ने उसी एनवायरनमेंट में ऐसे पौधे या ऐसे औषधियाँ वाला पेड़ पौधे लगाए ही हैं। सिर्फ हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसमें वेरी फर्स्ट है एक मोरिंगा, जिसे गुजराती में सरगवो बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सहजन। मोरिंगा एलोवेरा वो एक ऐसी औषधि है जिसको मिरेकल ट्री हम लोग बोलते हैं। उसके पत्ते, टहनियाँ, छाल, मूल और यहाँ तक उसका फूल, सब में औषधि गुण भरपूर है। मेरी मम्मी यूपी से बिलोंग करती हैं। वेरी फर्स्ट में जब बचपन में गया था तब अभी मुझे पता चला, मेरी मम्मी वहाँ के मोरिंगा सहजन के फूल के भजिया बना के मुझे खिलाती थी। बहुत सालों बाद मुझे पता चला कि ये भजिया उसका है। हाँ, तो अलग अलग है। अभी उसकी सेकता की सिंग की सब्जी बनती है, उसका सूप बनता है, उसकी छाल का भी लोग सूप बना के पीते हैं। औषध सारी चीज़ें यूजफुल हैं उसकी। और वो कैसा है, जंगली झाड़ है, आपको उगाना नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही उग जाएगी। अभी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है ना, अभी जैसा खत्म होगा ना तो आप रूटीन कहीं पे भी देखोगे तो आपको ये सहजन के पेड़ उगे हुए मिल जाएंगे। तो इजीली अवेलेबल है, कहीं पे आपको ढूंढना नहीं है, कहीं मार्केट में जाना नहीं है। और ऐसा तो मार्केट में अवेलेबल भी है, अगर कहीं पे नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी सिटी भी हैं जहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो मार्केट में इजीली स्टोर्स पे अवेलेबल है मोरिंगा, वो आप डेली रूटीन में ऐड कीजिए। एक त्रिफला का आपने शायद नाम सुना होगा, सुना है त्रिफला का नाम? हाँ। अब इस त्रिफला एक औषधि ऐसी है जिसको चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और ये अपने वाग्भट संहिता में भर भर के सारे ऋषि मुनियों ने इसकी बखान की है। वात, पित्त और कफ तीन को ये सप्रेस करता है, न्यूट्रलाइज करता है, आपका डाइजेशन अच्छा रखता है और बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम अच्छे से करता है। इसको निर्दोष औषधि कहा गया है। कोई भी बंदा कोई भी एज में इसको ले सकता है, ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कोई कुछ ऐसी जो मतलब काफी सारे आयुर्वेद में भी ऐसी चीजें जो कोई स्पेशल डिसीज वाले लोगों को नहीं लेती, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, ऐसे कुछ कुछ है त्रिफला में। जैसे एक्यूट वात प्रकृति वाले हैं जिनकी बॉडी वेट बहुत कम है, सिर्फ उनको ही थोड़ा परहेज करना है। अब बाकी सभी के लिए सेफ है ये, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उनमें में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी किसी को होती है जो जिसका मैंने बोला वेट बहुत कम है, अंडर वेट है और वात प्रकृति है, तो उनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज़ें लेनी है। एक अश्वगंधा हो गया, जैसे मैंने हम लोग की अभी ड्यूरिंग सेशन बात हुई कि यंगस्टर्स में एज वेल एज यंग एडल्ट्स में ये सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेस लेवल को लेके। उन लोगों में ही स्लीप डिसऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो रही है,
तो उसके लिए अश्वगंधा बेस्ट है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वात पित्त कफ वाले कोई भी बंदा ले सकता है। तो ये चमत्कारिक औषधि ये भी है। तो अश्वगंधा हो गया, मोरिंगा हो गया, आपकी किचन में हल्दी है, जैसे आपको भी पता हो कुछ भी इन्फेक्शन होता है, चोट लगी, दादी मानी ने वो हल्दी लगा दी, ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि उसके अंदर औषधि गुण है, करक्यूमिन करके जो हर्ब्स है अंदर इंग्रेडिएंट, वो ऐसा चमत्कारिक औषधि है, वो बॉडी में जाना चाहिए किसी न किसी से। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहूँ दर्शकों को कि जो लोग दूध के साथ अथवा पानी के साथ हल्दी इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, वो हल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी जब तक उसके साथ पिपरिन नहीं होगा। पिपरिन दैट मीन्स काली मिर्च। अगर आप दूध में हल्दी डाल के ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें 2 काली मिर्च भून के डाल दीजिए, तो वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है बॉडी करक्यूमिन टर्मरिक का पूरा बॉडी में जाए। तो पिपरिन आप ऐड करिए, टर्मरिक हो गया, हाँ किसी में भी आप ले सकते हो। जैसे हल्दी ले रहे हो तो उसमें आपको मिर्च, काली मिर्च भून के डाल देना है, तो परफेक्ट आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, आपको जो चाहिए वो रिजल्ट भी मिलेगा उससे। पिपरिन का ऐसा रोल है। और एक गिलोय है, वो भी एक जंगली औषधि है, और अभी तो कोरोना काल में आपने लोगों ने भी देखा कि काफ़ी लोगों की जान उसी ने बचाई है, तब इससे गिलोय की डिमांड भी बढ़ी है और लोग जानने भी लगे। जैसे आयुर्वेद में पहले से ही बहुत सालों से ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। गिलोय है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो आप लीजिए, ठीक है। ऐसे ही अभी मुझे अब बात करते समय आपसे याद आया एक रसायन चूर्ण, वो भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है। जैसे यंगस्टर्स हैं या जो एडल्ट हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जिनको लुक लाइक यंग रहना है लंबे समय तक, ठीक है, उनके लिए रसायन चूर्ण बहुत बेहतरीन है। आंवला, गिलोय और गोखरू, ये 3 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो वो अपने रूटीन में ये रसायन चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनकी हेल्दी लाइफ भी रहेगी, उनकी स्किन भी अच्छी रहेगी, वो लॉन्ग टर्म यंग दिखेंगे भी और फील भी करेंगे। ये सारी औषधियाँ ऐसी हैं और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है और सालों से प्रमाणित आयुर्वेद में लिखा गया है। वही फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मेरा फार्मूला है नहीं ये, ठीक है। और ये टर्मरिक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। टर्मरिक है, गिलोय है, अश्वगंधा है, मोरिंगा है, बीटग्रास है, गेहूं के जवारे हैं, जिनको खून की कमी हो वो ले सकते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे हर्ब्स हैं, आप डेली रूटीन में लीजिए, आराम से आप अपनी लाइफ इजीली जी सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। मेरा आखिरी क्वेश्चन कि कोई ऐसी डेली हैबिट जो हमारे लिसनर्स चालू कर सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जो आप बताना चाहोगे? जी, वेरी फर्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा ध्रुव भाई, आपने एक सूर्योदय विज्ञान के बारे में सुना है? सूर्योदय शास्त्र, ये एक आयुर्वेदिक साइंस की बहुत ही बड़ी स्ट्रीम है। जैसे बोलते हैं ना प्राणायाम, पूरा उसी के ऊपर बेस है। बराबर? प्राणायाम अपने में ही एक पता चल जाता है क्या कहना चाहता है। प्राण को अपने में स्थापित करना, प्राण है तो ही शरीर है, वही चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसको एक्सेस स्टेबिलिटी अपने में लाना वो एक बहुत ज़रूरी है। तो उसी का क्या बोलते हैं बेस लेके मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूटीन में जो भी बंदे इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं कुछ, तो मैं वेरी फर्स्ट पहले बोलूँगा कि सुबह जैसे हम लोग ने बात की, सुबह हल्का सा स्ट्रेच कीजिए बॉडी को और योगा और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से क्या होगा, आपके बॉडी के जो वायु हैं वो सारे स्टिमुलेट होंगे, अच्छे से अपनी जगह पे स्टेबल होंगे। वायु भी उतना ही ज़रूरी है, प्राणायाम से वो सारे स्टेबल होगा। गुनगुना पानी पिए, और जैसे हम लोग ने बोला अभी कि खाने को चबा चबा के ही खाना है, अच्छे से चबा के सलावे के साथ मिक्स करके उसको जब तक पानी ना हो जाए मुंह में तब तक उसको निकलना नहीं है। जब पानी हो जाए धीरे धीरे उसको निकलिए। गुनगुना पानी पीना है, हल्का सा योगा, स्ट्रेच आउट, प्राणायाम कीजिए और स्लीप अपना डिसऑर्डर डिस्टर्ब मत कीजिए। 7 से 8 घंटे की फ्रूटफुल अच्छे से नींद लीजिए। हाँ, आपके यंगस्टर में जो मेजर प्रॉब्लम है मोबाइल व्यूइंग और ये स्क्रीन टाइम जो बहुत ज़्यादा है, उसका भी एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर दीजिए। भाई मुझे इतने घंटे ही करना है, इतने घंटे देखना है। अब बाकी एक आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगा इसका कि आपने अभी सुना होगा कि दुशासन का क्या हाल हुआ था जब उसने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा। वस्त्र निकलता ही गया था, द्रौपदी वैसी की वैसी थी, दुशासन थक हाल के उसका सर्वनाश हो गया, बराबर, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। ये मोबाइल का स्क्रीन टाइम ऐसा ही है, स्क्रॉल करते जाओगे, साड़ी खत्म नहीं होगी,
लेकिन उससे जो बैठा है दुशासन वो ख़त्म हो जाएगा। तो महाभारत से ये भी प्रेरणा लेनी है, तो उसको लिमिट में ही रखें, दुशासन ना बने, वो ओवर लिमिट में ना जाएं, और उसका स्क्रीन टाइम एक लिमिट रखिए, तो आपके हेल्थ लिए भी अच्छा है, आपका स्लीप डेफिसिट भी बिगड़ेगा नहीं, वो पैटर्न सही से बना रहेगा और आप ग्रेजुअली आराम से अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकेंगे।